आदाब नाजरीन, यूपी इंतखाबी जंग में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं सैयद अहमद जिलानी। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं, उत्तर प्रदेश में 3 मरहले के चुनाव मुकम्मल हो चुके हैं। अब सभी की तवज्जो 23 फरवरी यानी कल होने वाले चौथे मरहले पर है। चौथे मरहले के लिए तमाम सियासी जमातों के लीडरों ने जमकर पसीना बहाया और चौथे मरहले में 9 अजला की 60 सीटों पर चुनाव होने हैं। लिहाजा सभी जमातों ने वोटरों को रागिब करने की जीतोड़ कोशिश की है। बीजेपी, समाजवादी, बीएसपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, एमआईएम समेत दीगर जमातों के कद्दावर लीडरान ने अवामी जलसों से खिताब किया और आवाम से खूब लुभावने वादे किए। 10 मार्च को काउंटिंग होगी और अब किसको क्या मिलेगा, ये मुकद्दर की बात है। और उत्तर प्रदेश के बहराइच में पीएम मोदी ने अवामी रैली से खिताब किया और सियासी पार्टियों पर जमकर निशाना साधा। पीएम मोदी ने कहा कि बीजेपी की हुकूमत से पहले गुंडों के खौफ से बहू बेटियां घरों से बाहर नहीं निकलती थीं, लेकिन बीजेपी ने उन गुंडों का सफाया कर दिया और अब अगर दोबारा उनकी हुकूमत आती है तो हालात वैसे ही हो जाएंगे। कि यूपी चुनाव में इस बार भी जीत का चौका लगने वाला है। चौका एक बार 2014, दूसरी बार 2017, तीसरी बार 2019 और इस बार चौका। यूपी के लोग 22 में भी गौर परिवारवादियों को हराने के लिए फैसला कर चुके हैं। वो जो आप पर भय बनाकर बैठे थे, वो जिनके डर से आप घरों से निकलने से बचते थे, जिनकी वजह से हमारी बहन बेटियां परेशान थी, वो सब आज काबू में है। लेकिन अभी ये पूरी तरह न सुधरे हैं न समझे हैं। वो मौके की तलाश में है। अभी वो अंतिम सांस ले रहे हैं। अगर दोबारा इनको मौका मिल गया तो उनकी जान में जान आ जाएगी। इन दिनों यूपी में तशहीरी मुहिम के दौरान एक बड़ा मुद्दा दहशतगर्दी का है। बरसर इख्तिदार पार्टी बार बार अपोजिशन पर, खासकर समाजवादी सरकार पर दहशतगर्दी और दहशतगर्दों को बढ़ावा देने का इल्जाम लगा रही है। हकीकत में दहशतगर्दी है भी या नहीं, आवाम को इससे क्या मतलब, लेकिन वोट बटोरने के लिए दहशतगर्दी जैसे जराइम से किसी पार्टी को जोड़ दिया जा रहा है। आज सीएम योगी ने एक मरतबा फिर समाजवादी पार्टी पर दहशतगर्दी जैसे इल्जामात आयद किए और कहा कि समाजवादी पार्टी दहशतगर्दों को पनाह देने और उनकी परवरिश के लिए जिम्मेदार है। लेकिन समाजवादी पार्टी ने क्या किया? पहला काम था उसका आतंकवादियों के मुकदमों को वापस लेने का। दूसरा कार्य था पेशेवर अपराधी और माफिया जो सत्ता के संरक्षण में गरीबों का शोषण करते थे, व्यापारियों के पुओं पर बमबाजी करते थे, दंगा करवाते थे, कर्फ्यू लगवाते थे, उन सभी को वह सरकार प्रश्रय देती थी। और 5 साल के अंदर आपने देखा होगा, 5 साल में एक भी दंगा नहीं। बहुजन समाजवादी पार्टी की सरकार के समय 364 दंगे हुए, समाजवादी पार्टी की सरकार के समय 700 से अधिक दंगे हुए, सैकड़ों लोग मरे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार आती है
उत्तर प्रदेश में एक भी दंगा नहीं होता है। और ये उत्तर प्रदेश की सरकार ने, क्योंकि आने के बाद ही संदेश दे दिया था कि अगर दंगा करोगे तो नोटिस भी आएगी, नोटिस आएगी तो भरते भरते 7 पीढ़ियां बीत जाएंगी, लेकिन उसकी भरपाई नहीं कर पाओगे और चौराहे पर फोटो अलग से चस्पा होगा। और वहीं समाजवादी पार्टी सरबराह अखिलेश यादव ने रायबरेली में अवामी जलसे से खिताब के दौरान बीजेपी के दहशतगर्दी और गुंडागर्दी जैसे इल्जामात का जवाब दिया। अखिलेश यादव ने कहा कि अगर समाजवादी पार्टी लीडरान दहशतगर्दी में मुलविस हैं या थे तो जांच एजेंसियां क्या कर रही थीं? जांच एजेंसियों के हाथ क्यों खाली हैं? हालांकि जांच एजेंसियां मरकज के जेरे निगरानी आती हैं। अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि जितने भी लुटेरे अब तक सामने आए हैं वो सब मुल्क छोड़कर फरार हो चुके हैं और सबका ताल्लुक बीजेपी के लीडरों से रहा है। इसका वाज़ेह सबूत भी है। जो एजेंसी देश की हैं उन्हें कम से कम जांच करनी चाहिए, और उन्हें इसलिए भी जांच करनी चाहिए क्योंकि लोकसभा में मैं बैठता हूं, जिस लोकसभा में प्रधानमंत्री जी बैठते हैं और बड़े बड़े मंत्री सब लोग बैठते हैं, उसी लोकसभा में मैं बैठता हूं, तो कम से कम जांच एजेंसियों को करनी चाहिए। और फिर इसलिए है कि जनता ने इस बार भारतीय जनता पार्टी की खटिया खड़ी कर दी है, इसीलिए आप देखेंगे उनके बयान घटिया आएंगे। और जैसे जैसे नाराजगी बढ़ेगी जनता के अंदर, बीजेपी को हार सताएगी, आप बहुत सारे स्टेटमेंट्स बीजेपी के नेताओं के समाजवादी पार्टी के खिलाफ देखेंगे। भारतीय जनता पार्टी खुद कंफ्यूज पार्टी है। नेताजी अगर साथ हैं तो उन्हें तकलीफ है, नेताजी दूर हैं तो तकलीफ है। मुझे भारतीय जनता पार्टी ये बताए कि क्या हम क्या करें, ये क्या भारतीय जनता पार्टी से कहेंगे? अगर वो हमारे परिवार के बारे में कह रहे हैं, कम से कम उन्हें मुझे धन्यवाद देना चाहिए कि मैं उनके परिवार के बारे में कुछ नहीं कह रहा हूँ। बीजेपी के लोग अगर नेताजी और मेरे परिवार के बारे में कहते हैं तो कम से कम बीजेपी के लोगों को धन्यवाद देना चाहिए मुझे कि मैं उनके परिवार के बारे में एक शब्द नहीं कहता हूँ। क्योंकि ये चुनाव बेरोजगारी का है, महंगाई का है, जो देश का पैसा लेकर के बड़े बड़े उद्योगपति व्यापारी भाग रहे हैं, और कम से कम बीजेपी वाले अगर मेरी तस्वीर ये दिखा रहे हैं कि मेरी तस्वीर किसी के साथ है, तो कम से कम जो देश का बड़े बड़े उद्योगपति पैसा लेकर के भागे हैं उनकी भी तो तस्वीर किसी के साथ है। जो बैंकों का पैसा लेके भागे हैं, गुजरात के सब व्यापारी हैं, सबसे ज़्यादा वहाँ के लोग पैसा लेके गए हैं, तो आखिरकार उनकी भी तो तस्वीर किसी के साथ है। और मैं तो लोकसभा में उस समय था जिस समय पाकिस्तान के राष्ट्रपति और वो जनरल जो फौज के थे वो आए थे, मैंने अपनी आंखों से देखा था। बीजेपी के जो सांसद थे वो ऐसे झुक के मिल रहे थे, ऐसे झुक के मिल रहे थे जैसे लग रहा था कि वो पैर छू रहे हों पाकिस्तान के राष्ट्रपति का। वो तस्वीरें आपके पास होंगी, और आप तो एनआई के हैं, तो मुझे लगता है कि आप पे वो आर्काइव में वो तस्वीरें होंगी, वो सेंट्रल हॉल की वीडियो होंगी। कम से कम वो अगर आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि क्या मैं सच बोल रहा हूँ कि गलत बोल रहा हूँ। और कम से कम ये बात तो देश को पता है कि जो भारत देश का पैसा लेके गए हैं उनकी तस्वीरें किस नेता के साथ हैं। भारतीय जनता पार्टी को पता नहीं है जनता के अंदर उनके खिलाफ 440 वोल्ट का करंट चल रहा है, और इसीलिए उनके बयान बदल रहे हैं। आखिरकार बीजेपी को बताना चाहिए कि 5 साल में क्या किया है, झूठ बोलने से क्या होगा। और काफी दिनों से ये चर्चा चल रही थी कि इस मर्तबा बीजेपी लीडर अमित शाह ने अपनी कामयाबी के झंडे नहीं गाड़े। शायद इस मर्तबा बीजेपी यूपी में शिकस्त का सामना करने जा रही है। लेकिन आज प्रतापगढ़ में अवामी जलसे से खिताब के दौरान अमित शाह ने यह दावा कर ही दिया। अमित शाह ने कहा कि यूपी में 100 के पार सीट मिलने 300 के पार सीट मिलने जा रहे हैं और समाजवादी पार्टी और दीगर सियासी जमातों के हाथ इस मर्तबा भी खाली रहने वाले हैं। आप मुझे बताओ, 3 चरण का चुनाव समाप्त हो गया है, हो गया ना? परिणाम जानना है क्या होने वाला है यूपी में? अरे पीछे बोलो, जानना है क्या? मैं बता दूं क्या? पक्का जानना है? यहां सपा बसपा कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया। 300 से ज्यादा सीटों के साथ
भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है मित्रों। 300 से ज्यादा सीटें, 300 सीटें को साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है। भारतीय जनता पार्टी, अपना दल और निषाद राज पार्टी तीनों मिलकर फिर से सत्ता में आने वाले हैं। माताओं, भाइयों, बहनों, यहां मैं सरकार बनाने के लिए नहीं आया। धीरज ओझा को एमएलए बनाकर भेज दीजिए। इसको हम बड़ा आदमी बनाना चाहते हैं, बड़ा आदमी बनाना चाहते हैं। और वहीं आम आदमी पार्टी भी यूपी तशहीरी मुहिम में जुटी है। दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल ने संत कबीर नगर में अवामी रैली से खिताब किया और कहा कि कब्रिस्तान के बदले शमशान करने वाले सियासी लीडरों को आवाम जान चुके हैं और इससे थक चुके हैं, क्योंकि अब वक्त है अस्पतालों के कयाम का। यूपी के लोग अब स्कूल चाहते हैं, तालीम और तरक्की चाहते हैं, इसलिए हिंदू मुस्लिम के दरमियान मुकाबले करवाने वाले लीडरों को आवाम ने नकार दिया है और एक ऐसी सरकार चाहते हैं जो आवाम के मफाद के लिए काम करने में मगन रहे। पिछले 3-4 साल में मैंने 10 लाख युवाओं को रोजगार दिया है, नौकरी दी है 10 लाख युवाओं को। उत्तर प्रदेश में नौकरी चाहिए नहीं चाहिए बेरोजगारों को? उत्तर प्रदेश में भी रोजगार देंगे और जब तक रोजगार नहीं मिलता तब तक बेरोजगारी भत्ता देंगे। पिछली बार बीजेपी वालों ने कहा था कि अगर उत्तर प्रदेश में कब्रिस्तान बन रहे हैं तो शमशान घाट भी बनने चाहिए। इन्होंने शमशान घाट बहुत बना दिए अब मेरे ख्याल से। अब अगर स्कूल और अस्पताल बनवाने हो तो आम आदमी पार्टी को वोट दे देना। ये केवल शमशान घाट ही बना सकते हैं और शमशान घाट में भेजने का भी इंतजाम कर देते हैं मार मार के लोगों को। कोरोना के टाइम याद करो कितने लोग मरे थे उत्तर प्रदेश में। नदी में लाशें बह रही थी लोगों की। पूरी दुनिया ने देखा जितनी बदइंतजामी उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने करी, पूरे दुनिया के अंदर भारत का मुंह नीचा हो गया। और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर असदुद्दीन अवैसी ने इलाहाबाद में एक बड़े इंतखाबी जलसे को खिताब किया। शहर के मुस्लिम अक्सरियती इलाके रसूलपुर में मुनक्किद होने वाले जलसे में असद अवैसी ने बीजेपी और समाजवादी पार्टियों को अपनी सख्त तनकीद का निशाना बनाया। असदुद्दीन अवैसी ने कहा कि आजम खान को जेल भिजवाने में बीजेपी के साथ साथ समाजवादी पार्टी भी बराबर की जिम्मेदार है। असदुद्दीन अवैसी ने कहा कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यूपी में मुसलमानों की सियासी क़यादत पैदा करना चाहती है। उन्होंने कहा कि उस वक्त मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को बदनाम करने के लिए तमाम सियासी पार्टियां मुत्तहिद हो गई हैं। ये सियासी पार्टियां नहीं चाहती कि मुसलमान सियासी तौर पर खुद कफील हो जाए। 5वें मरहले के तहत इलाहाबाद में 27 फरवरी को वोट डाले जाएंगे। मोदी के साथ आजम खान जेल को क्यों गए बताओ? क्योंकि उन्होंने अपने मंत्रालय में लोगों का तखर्रुर किया और ये मुख्यमंत्री दूध का दुलावा था। ये जो इतनी बड़ी रोड बनाया, रिवर फ्रंट बनाया, पूरी मलाई खा गया। और आजम पर केस क्या है कि आजम ने लोगों का तखर्रुर ज्यादा कर लिया। कौन मिला हुआ है बताइए आप मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों। भारत की राजनीति की सियासत की तल हकीकत यह है कि अगर आपके पास आपका नेता नहीं होगा, आपकी आवाज को नहीं सुना जाएगा। मुझे कोई मंत्री बनने का शौक नहीं है। मैं अपनी जिंदगी में अल्लाह मुझे जिंदा रखेगा तो कभी ना मंत्री बनूंगा ना मुख्यमंत्री बनूंगा, ये मेरा फैसला है। मगर मेरी ख्वाहिश ये है, मेरी नीयत ये है, मेरी लड़ाई ये है कि आपकी क़यादत बने, आपका नेता बने। तुम जाकर कौम के नाम पर वोट का मुतालबा करते हो ना, तो बताओ आज उत्तर प्रदेश में सबसे कम ग्रेजुएट मुसलमान क्यों है? आज उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा बच्चे और बच्चियां स्कूल के बाहर मुसलमान क्यों है? आज उत्तर प्रदेश में सबसे कम 2 एकड़ जमीन अल्पसंख्यक समाज मुसलमान के पास क्यों है? आज सबसे कम पढ़े लिखे बच्चे और बच्चियां मुसलमान क्यों है? इसका जिम्मेदार ओवैसी है। 2012 और 17 में समाजवादी ने
ये वादा किया था कि अल्पसंख्यक समाज मुसलमानों को रिजर्वेशन मिलेगा। आपने रिजर्वेशन दिया? नहीं दिया। आप देख रहे हैं यूपी इंतखाबी जंग। उत्तर प्रदेश असेंबली इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और 23 फरवरी को 9 अजला में होने वाले इंतखाबात की तफसीलात फराहम की, साथ ही गाइडलाइन और दीगर जरूरी अहकामात के बारे में जानकारी दी। विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में दिनांक 23 फरवरी 2022 को मतदान होगा। मतदान प्रातः 7 बजे शुरू होकर शाम 6 बजे तक चलेगा। उक्त निर्वाचन क्षेत्र 9 जनपदों पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, लखनऊ, बांदा तथा फतेहपुर में शामिल है। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश के क्रम में मतदाता पहचान पत्र के अतिरिक्त जो 12 अन्य विकल्प पहचान पत्र दिए गए हैं, यथा आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, बैंक डाकघरों द्वारा जारी किए गए फोटो पासबुक, श्रम मंत्रालय की योजना के अंतर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, एनपीआर के अंतर्गत आरजीआई द्वारा जारी किए गए स्मार्ट कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटो पेंशन दस्तावेज, केंद्र राज्य सरकार, लोक उपक्रम पब्लिक लिमिटेड कंपनी द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किए गए फोटो सेवा पहचान पत्र और सांसदों, विधायकों, विधान परिषद के सदस्यों को जारी किए गए सरकारी पहचान पत्र, यूनिक डिसेबिलिटी आईडी कार्ड, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी, ये मतदेय स्थलों पर मतदाताओं की पहचान किए जाने हेतु मान्य होंगे। मैनपुरी के 110 असेंबली सीट नंबर 266 में कल दोबारा पोलिंग होगी। इस पोलिंग बूथ पर बोकस वोटिंग के एक वायरल वीडियो के बाद इलेक्शन कमीशन ने फैसला किया। ऑब्जर्वर की रिपोर्ट के बाद इलेक्शन कमीशन ने दोबारा वोटिंग कराने का फैसला किया। इस सिलसिले में यहां इजाफी दस्ता भी तैनात किया गया है। वाजिर के करहल असेंबली हल्के से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार अखिलेश यादव हैं और उनके मुकाबले बीजेपी के उम्मीदवार एसपी सिंह बघेल हैं। करहल विधानसभा क्षेत्र के मतदेय स्थल संख्या 266 प्राथमिक विद्यालय जसवंतपुर, यहां पर पुनर्मतदान कराए जाने का निर्णय हुआ है भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा। तत्क्रम में करहल विधानसभा के मतदेय स्थल संख्या 266 प्राथमिक विद्यालय जसवंतपुर पर कल दिनांक 23 फरवरी 2022 दिन बुधवार को प्रातः 7 बजे से सायं 6 बजे तक पुनर्मतदान कराया जाएगा। और 23 फरवरी को चौथे मरहले के लिए वोटिंग होगी। हरदोई जिला इलेक्शन कमीशन की टीम और जिला इंतजामिया ने इस सिलसिले में अपनी तैयारी दिखाते हुए पोलिंग पार्टियों को रवाना किया और हरी झंडी दिखाई। पोलिंग पार्टियों को कई हिदायतें जारी की गई हैं और बेहतर तरीके से वोटिंग कराने का हुक्म दिया गया है। जनपद हरदोई में कल मतदान है। 3501 बूथ बनाए गए हैं और उसी के सापेक्ष पोलिंग पार्टीज बनाई गई है और साथ ही साथ रिजर्व पोलिंग पार्टीज भी बनाई गई है हमारे विधानसभा क्षेत्र में। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के हम लोगों ने जो जनपद में क्रिटिकल और वल्नरेबल की मैपिंग कराई थी हर विधानसभा क्षेत्र में, उसमें लगभग 380 पोलिंग सेंटर्स हैं जिसमें 666 बूथ है जिनको हम लोगों ने क्रिटिकल की श्रेणी में डाला है। उन क्रिटिकल की श्रेणी के सापेक्ष जो वल्नरेबिलिटी कॉज करने वाले कारक लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाइयां की गई हैं। मेरठ में पहले मरहले के इलेक्शन के बाद ईवीएम को महफूज रखने के लिए 2 जगहों पर स्ट्रांग रूम बनाए गए हैं, जिनमें से लोहिया नगर मंडी में बनाए गए स्ट्रांग रूम में ईवीएम को महफूज रखना जिला इंतजामिया के लिए एक बड़ा चैलेंज साबित हो रहा है। दरअसल फल और सब्जी मंडी की इस वजह से यहां पर हमेशा बंदरों का झुंड मौजूद रहता है, जिसकी वजह से ड्यूटी में तैनात अमले के साथ सीसीटीवी सिक्योरिटी सिस्टम को भी नुकसान का खतरा पैदा हो गया है। 10 मार्च तक ईवीएम की हिफाजत को यकीनी बनाने और इस मुसीबत से निपटने के लिए जिला इंतजामिया ने हिकमत अमली अख्तियार करते हुए बंदरों को पकड़ हस्तिनापुर के जंगलों में छोड़ने का इंतजाम किया। जिला इंतजामिया ने बंदरों को पकड़ने वाली टीम को बंदर पकड़ने का ठेका दिया है। इस टीम ने पिंजरा लगाकर गुज़श्ता 2 दिनों में ही 2 दर्जन से ज्यादा बंदरों को पकड़कर हस्तिनापुर के जंगलों में छोड़ दिया है। बंदरों का खौफ कम होने के बाद अब यहां ड्यूटी में तैनात लोगों ने भी राहत की सांस ली है। कैमरों के तार वार काट दें, कैमरे लगे हुए ऑफिस में घुस जाते हैं, अफसरों के फाइल वाइल फाड़ते हैं। जो आदमी अंदर जैसे जाते हैं डीएम साहब वगैरह, तो उनके पीछे भाग लेते हैं और उन पर हमला भी करते हैं। बहुत ज़्यादा परेशानी रहती है। ये मंडी थी पहले,
तो उस वजह से है सर। ये बंदरों की टीम बुलाई है सर, तो वो पिंजरा डाल के बंदरों को पकड़ रहे हैं। इसमें 30 बंदर पकड़े गए हैं, बाकी और अभी पिंजरे लगे हुए हैं। तो और यहाँ 1-2 दिन और अभियान चलेगा। बाकी और भी कहीं कंप्लेंट बताई गई हैं 2-3 जगह की, वहाँ भी जाएंगे और आगे जो अधिकारी आदेश देंगे उसका पालन करेंगे। और बंदरों की व्यवस्था तो ऐसी है, रोज पकड़ते हैं, रोज हस्तिनापुर जंगल में छुड़वा देते हैं। अभी अभियान चालू हुआ था, 18-19 तारीख से अभियान चालू हुआ था। इटावा के नवीन मंडी में ईवीएम रखे जाने से सैकड़ों ताजिर परेशान हैं। ताजिरों की तंजीमों ने इस सिलसिले में मजिस्ट्रेट को एक याददाश्त पेश की और अपनी परेशानियां बताई। गुज़श्ता 10 दिनों से मंडी बंद होने से इनका कारोबार नुकसान से दो चार है। ताजिरों का कहना है कि हमारे ट्रक मंडी के बाहर खड़े हैं और लाखों रुपए की सब्जी और फल खराब हो रहे हैं, जिसके लिए सीधा इंतजामिया जिम्मेदार है। इंतजामिया को ईवीएम रखने के लिए दूसरी जगह की तलाश करनी चाहिए। धान का सीजन, आलू चल रहा है, सरसों नई निकलने लगी है, सभी माल दूसरी मंडियों में जाने लगे हैं, सब मंडियां खुली हैं, केवल इटावा की मंडी बंद है। तो हम लोगों करोड़ों रुपए का ये फल सड़ रहा है, लोगों का गोदामों में बंद है। ट्रक मंगा लिए थे बाहर से, रास्ते में खड़े हुए हैं। 40-50 हज़ार बोली आलू की आवक है जो मंडी में नहीं उतर पा रही है। तो अब आप कीमत तो हमने नहीं जोड़ी, लेकिन करोड़ों रुपए का व्यापार है, जैसे लाखों रुपए की मंडी समिति को डेली नुकसान है, सरकार को भी। और हम लोग सब बेघर भये घूम रहे हैं। चुनाव तो पहले भी हुए हैं, 10 बार चुनाव हुए हैं हमारे सामने देखते हुए। तो जितनी गल्ला मंडी में आधी ग्रहण कर ली जाती थी, उन व्यापारी भाइयों को हम लोग जो आधी दुकानें बनती थी उन पर शिफ्ट कर लेते थे, उनका भी काम चलता रहता था, सरकार का भी पूरा। लेकिन अगली बार प्रशासन ने अपनी तानाशाही चलाई है। भदोही जिले में असेंबली इंतखाबात के लिए इंतजामिया की बिलावा टोली वोटरों के घर घर पहुंच गई और वोटरों को बूथ तक ले जाने की तरकीब देगी। जिले इलेक्शन डिपार्टमेंट ने जिले में वोटिंग फीसद बढ़ाने के लिए मशक शुरू की है। इसके लिए बिलावा टोली के 3000 अरकान को तरबियत दी गई। भदोही में 11,70,000 वोटर्स हैं, जिन्हें 7वें मरहले में जमहूरियत के जश्न में शामिल होना है। बताया गया कि जिलाधिकारी महोदय द्वारा हमने हर ग्राम पंचायत में हर बूथ पर बुलावा टोली का गठन किया है, जो गांव के ही हमारे कार्मिक हैं, जैसे कि आशा है, आंगनवाड़ी इसमें है, पंचायत सहायक हैं, रोजगार सेवक हैं, कोटेदार हैं, नेहरू युवा केंद्र के लोग हैं। तो ये सबको मिलाकर हमने हर बूथ पे बुलावा टोली बनाई है। ये गांव से जुड़े हुए लोग हैं, इनके माध्यम से हम हर मतदाता के घर जाएंगे और हर मतदाता को अपील देंगे। हर घर में ये अपील जाएगी, उनको शपथ दिलाएंगे और उनको जागरूक करेंगे कि वो 7 मार्च को उदासीन होकर घर पे ना बैठे, वोट डालने जरूर आए। कितने लोगों की क्या संख्या है जो बुलावा टोली? ये लगभग 3000 लोग हैं जो हमने लिए हैं, जिनकी ड्यूटी लगाई है, उनको आज प्रशिक्षण दिया गया है और ये बूथवार लगाए गए हैं, जो बीएलओ के साथ संपर्क करके ये काम। यूपी इंतखाबी जंग में फिलहाल इतना ही। आप देखिए क्रिप्टो की समझ। हमें दीजिए इजाजत। आदाब। ज़ेड एंड न्यूज़ 18 नेटवर्क प्रेजेंट क्रिप्टो की समझ। नमस्कार और स्वागत है आपका क्रिप्टो की समझ के इस एपिसोड में। आज हम आपको बताएंगे कि स्टॉक और क्रिप्टो में क्या डिफरेंस